हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा शाला। आज हम देखेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है। जैसा कि आपने देखा वीडियो में सबसे पहले आने के बाद हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वेलकम टू दीक्षा शाला। वैसे ही कोई भी एक्ट होता है, कोई भी लेजिस्लेशन होता है, वो आने से पहले पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट एक ब्लूप्रिंट प्रेजेंट किया जाता है कि हाँ उसपे क्या क्या चीजें होंगी, एक समराइज वे में कह सकते हैं। तो वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी पार्ट होता है। हम देख लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले क्या किसी और कंट्री ने प्रियम्बल अडॉप्ट किया था? तो हाँ, बहुत सारी कंट्री, इंडिया से फर्स्ट कंट्री नहीं है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है। इसके पहले बहुत सारी कंट्री थी जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल था, तो उसी में से हमने यूएसए से अपना प्रियम्बल अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिस्टर एन ए पालकीवाला जी ने कहा है। प्रियम्बल जो है ये समरी भी होता है, एक ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं और एक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। ये प्रियम्बल का छोटा सा व्यू है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा क्या प्रियम्बल वर्ड, सबसे पहले प्रियम्बल ही वर्ड आ गया? तो नहीं, प्रियम्बल नहीं आया था। सबसे पहले उसके लिए ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम दिया गया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया। तो उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये सारी बातें लिखी हुई थी, वेलफेयर स्टेट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कैसा होगा और कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशियल प्रोसेस कैसा होगा, ये सारी चीज़ें उसमें, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, ये सारी चीज़ें उस ड्राफ्ट में लिखी हुई थी जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड, मतलब किसने मूव्ड किया, तो या किसके द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया, तो उसका आंसर होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर हम देख लेते हैं कि हमारे प्रियम्बल में क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो मेंशन है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ये सारे वर्ड जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, की वर्ड हैं। इसकी, इन सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको पूरे ऑल ओवर कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देने वाली है आगे। जस्टिस, 3 टाइप के जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फिर आता है कि एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फिर आता है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ये वो डेट दी हुई है जिस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ, तो उसी दिन हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और इनैक्ट किया। फिर आता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल तो चलिए यूएसए से लिया गया है, लेकिन प्रियम्बल में क्या कुछ और भी है ऐसा जो कि कहीं और से लिया गया हो? तो हाँ, प्रियम्बल में 2 चीज़ें और हैं, एक फ्रेंच रिवोल्यूशन से जो कि लिया गया है और एक रशियन रिवोल्यूशन से लिया गया है। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन से लिया गया है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये 3 टाइप के जस्टिस जो हमने प्रियम्बल में देखा, ये रशियन रिवोल्यूशन से लिया गया है। और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड्स जो हैं ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिए गए हैं। फिर ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो है ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स इंडिया के पीपल ही हैं, कोई एक्सटर्नल लोग नहीं हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाई गई तो उसमें इंडियंस लोगों की ही वो थी, सारा कंट्रीब्यूशन था, उसमें कोई फॉरेनर या ब्रिटिशर्स, उनका कोई रोल नहीं था। तो इसलिए इसका सोर्स क्या है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है। 26 नवंबर 1949 ये जो डेट दी हुई है हमारे प्रियम्बल में, ये वो अडॉप्शन की और इनैक्टमेंट की डेट दी हुई है और उसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी भी हुआ था। फिर आते हैं, ये हम सारे वर्ड की एक एक जो की वर्ड था उसकी मीनिंग देख लेते हैं। तो ये सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सॉवरेन की मीनिंग क्या होती है। सॉवरेन मीन्स फ्री टू कंडक्ट देयर ओन अफेयर्स। हम फ्री हैं अपनी कंट्री अपने हिसाब से चलाने के लिए। कोई एक्सटर्नल फोर्स, जैसे पहले क्या होता था कि क्वीन, वहाँ पे ब्रिटिश में क्वीन बैठी रहती थी, वो वहाँ से यहाँ के लोगों को डायरेक्ट करती थी कि हाँ यहाँ का लॉ कैसा होना चाहिए। 1947 से पहले की बात है ये सब। लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करता है, कोई इंटरनल फोर्स भी नहीं है। हम अपने इंटरनल मैटर के लिए इंटरनली ही उसको सुलझा लेते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके लिए काम नहीं करता है। तो नो एक्सटर्नल पावर, नो इंटरनल पावर। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में कोई था क्या? तो नहीं, सोशलिस्ट को बाद में ऐड किया गया।
सोशलिस्ट 42nd अमेंडमेंट के थ्रू सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। सोशलिस्ट वर्ड की मीनिंग क्या है? यहाँ कम्युनलिज्म सोशलिस्ट की बात नहीं हो रही है कि नहीं आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात हो रही है कि सबको सोसाइटी में इक्वली स्टेटस मिलेगा, सबको जो डेमोक्रेटिक के थ्रू राइट टू वोट और इलेक्शंस ये सारी चीज़ें होती है वो ये उस प्रिंसिपल पे बात करता है सबको। और सोशलिस्ट में यहाँ पे बात कर रहा है गांधीयन सोशलिज्म की, गांधीयन प्रिंसिपल पे ये सोशलिस्ट वर्ड जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल के थ्रू काम करता है। फिर हम आते हैं सेकुलर वर्ड। सेकुलर भी उस टाइम तो नहीं था, बाद में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही सेकुलर वर्ड भी सोशलिस्ट के साथ ही ले लिया गया था। ये भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आया। यहाँ पे सेकुलर की मीनिंग जो है वो एक पॉजिटिव वे में है। स्टेट का कोई सेकुलर नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल अपने सेकुलर को प्रोपेगेट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और वो अपने किसी भी सेकुलर को वो अडॉप्ट कर सकता है, किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकता है। और इसके लिए हमें फंडामेंटल राइट में बहुत डिटेल्ड वे में आर्टिकल 25 से 28 तक ये सारी चीज़ें एक एक वर्ड दी हुई है कि हाँ आप प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, किसी भी धर्म पे आप बिलीव कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 से 28 में दिया हुआ है। लेकिन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। स्टेट मीन्स हमारी कंट्री का स्पेसिफिकली कोई रिलीजन नहीं होगा। सभी रिलीजन को सेम स्टेटस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजन मेजॉरिटी में है तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले या कोई रिलीजन माइनॉरिटी में है तो उसको कम इम्पोर्टेंस मिले। इंडिविजुअली सब अपने अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स पीरियोडिक इलेक्शंस होंगे टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि कोई एक आ गया और ऐसे बैठा हुआ है कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक। एक टाइम के बाद जैसे हमारे यहाँ रूल्स है कि 5 साल के लिए आते हैं तो 5 साल के लिए रहते हैं, तो पीरियोडिक इलेक्शन फिर 5 साल बाद वो इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। फिर हम आते हैं कि एडल्ट फ्रेंचाइजी, वो कोई हेरिडिटरी के थ्रू नहीं आएगा, सब एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू ही आएंगे। एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स कि 18+ जितने लोग हैं सब वोट करेंगे, सबके वोट की वैल्यू भी इक्वल होगी, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, डजेंट मैटर। फिर हम देखते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और हमारी जुडिशरी भी जैसे कि हमने बताया इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, वैसे ही जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है। इसलिए इंडिपेंडेंट है कि वो सही जस्टिस दे सके और किसी के साथ अन्याय ना हो और सबको सही तरीके से न्याय मिले। तो इसलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर, कोई फोर्स नहीं है। फिर नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या है? इलेक्टेड हेड आते हैं। इलेक्टेड हेड मीन्स कोई चाहे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आए जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग होती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आए जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की वोटिंग होती है, कोई भी हेरिडिटरी के थ्रू नहीं आएगा। और पब्लिक ऑफिस सभी के लिए ओपन रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप बहुत स्पेशल है तो आपके लिए पब्लिक ऑफिस मीन्स गवर्नमेंट ऑफिस वो सबके लिए ओपन रहेंगे, चाहे आप बहुत स्पेशल हो, चाहे आप नॉन स्पेशल हो और आप बहुत नॉर्मल इंसान हैं, सबके लिए गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं, पब्लिक ऑफिसेज, वो सबके लिए खुली रहेगी। फिर हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स कैसा है हमारे प्रियम्बल का। तो ऑब्जेक्टिव्स है जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी। ये 4 वर्ड्स हैं ऑब्जेक्टिव्स में। ये चारों वर्ड की एक एक वर्ड की मीनिंग हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। तो जस्टिस का मतलब होता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। 3 टाइप के जस्टिस जो हमने बताया भी कि अभी रशियन रिवोल्यूशन से वो अडॉप्ट किया गया है। तो सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस में जैसे आप देखेंगे कि आर्टिकल 39 में, मतलब डीपीएसपी में बहुत सारे सोशल जस्टिस कई सारे आर्टिकल में दिया हुआ है। आगे जब हम अभी डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेन एंड वीमेन को इक्वली ट्रीट किया जाए। उसको ऐसा नहीं है कि समाज में फीमेल को कम वैल्यू है तो उसको कम वो करें, ऐसा कुछ नहीं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट। पॉलिटिकल में भी सेम वही, इकोनॉमिक में भी 3 टाइप के जस्टिस दिए गए हैं। फिर देखते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी में सिविक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो जो सिविक इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 18 में दिया हुआ है। अभी हम फंडामेंटल राइट के लेक्चर देखेंगे तो उसमें डिटेल वे में देखेंगे। इसमें सब पूरी इक्वालिटी की ही बात करता है। वो जैसे 14 में है कि आप किसी को वो उसके प्लेस ऑफ बर्थ, उसके सेक्स, उसके जेंडर, इन सारी चीज़ों के हिसाब से उसको आप किसी चीज़ के लिए, किसी आर्टिकल 16 में जैसे दिया है कि आप उसको जॉब के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए उसको बाहर आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 में दिया है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
आर्टिकल 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे आप अपनी पढ़ाई के थ्रू या ऐसे कोई टाइटल्स आपको मिला है तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन जैसे हेरिडिटरी के थ्रू कोई टाइटल्स या फॉरेन टाइटल्स आप नहीं अडॉप्ट कर सकते। फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी वो आर्टिकल 39 में दिया हुआ है। आर्टिकल 39 में वही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेन एंड वीमेन इक्वली, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 39 में दी हुई हैं। फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी आर्टिकल 325 और 326 जिसपे राइट टू वोट, ये सारी चीज़ें दी हुई। फिर हम देखते हैं लिबर्टी। लिबर्टी में अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, सारे लोगों को डेवलप करने के लिए, एक एक इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटी की आज़ादी सबको होगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड और सिंगल सिटीजनशिप। ब्रदरहुड मीन्स हम भाईचारा जैसा वो रखेंगे, बिहेव रखेंगे एक दूसरे के साथ, और इसीलिए हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, क्योंकि बाकी यूएसए में आप देखेंगे वहाँ डबल सिटीजनशिप है, स्टेट का अलग सिटीजन होता है, सेंट्रल का अलग सिटीजन होता है। हमारे यहाँ हम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन सब लोग इंडियंस ही होते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। फिर हम देख लेते हैं लिबर्टी। लिबर्टी में क्या है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, हमें आज़ादी है सोचने की, हमें आज़ादी है फेथ रखने की, हमें आज़ादी है बिलीफ रखने की, हम किसी भी भगवान पे बिलीव कर सकते हैं, किसी भी धर्म पे बिलीव कर सकते हैं। एक्सप्रेशन की, जो कि आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, प्रेस को स्वतंत्रता जो मिली है तो वो अपनी बात रख सकते हैं, ये उसकी आज़ादी। और वर्शिप की, हम पूजा कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 25 से 28 में दिया हुआ है, उसकी आज़ादी। फिर हम देख लेते हैं कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या फिर वो ऐसे ही सिर्फ समरी के लिए दिया हुआ है। तो आर्टिकल 368 जो होता है वो आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को पावर दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। फिर रे बेरुबरी का केस आया 1960 में, उसमें ये बताया गया कि प्रियम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, तो जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो फिर इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद 1973 में एक केस आता है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट प्रूफ होता है बेसिक स्ट्रक्चर को लेके भी। तो उसमें ये आता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और आर्टिकल 368 उसको अमेंड भी कर सकता है, और उसी के बाद 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार अमेंड किया गया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, और उसी में 3 वर्ड्स भी ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और स्ट्रांग बनाते हैं, हमारे प्रियम्बल को और स्ट्रांग बनाते हैं, इसलिए इसको ऐड किया गया। उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। और उसमें यही आया कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते, बाकी अमेंड कर सकते हैं। केशवानंदा भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर के लिए एक फेमस केस है, एक क्वेश्चन आता भी है कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर के लिए से रिलेटेड कौन सा केस है, तो वो केशवानंदा भारती का केस होता है। तो इसी के, लेकिन ये जो सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं कर रही है, इसलिए ये वर्ड ऐड किया गया। फिर हम देखते हैं 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से वर्ड जोड़े गए। अच्छा, सोशलिस्ट जोड़ा गया, सेकुलर जोड़ा गया, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं। एक ही बार अमेंडमेंट्स हुआ है अभी तक, 42nd अमेंडमेंट। सोशलिस्ट वर्ड का जो कि हमने पहले ही बताया, ये कम्युनलिज्म सोशलिज्म की बात नहीं करता, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता है। सेकुलर में भी ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात करता है, और इंडिविजुअल के सेकुलर को सिक्योर करता है। स्टेट का कोई सेकुलर नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल के सेकुलर को सिक्योर करता है, जो कि फंडामेंटल राइट में दिया हुआ। इंटीग्रिटी और ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। फिर हम देखते हैं क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जस्टिसिएबल है या इन्फोर्सेबल है क्या? तो नहीं, ना तो ये जस्टिसिएबल है ना ही इन्फोर्सेबल है। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल, इन्फोर्सेबल है, लेकिन डीपीएसपी नहीं है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन है। तो वैसे ही ये सिर्फ एक समरी पार्ट है। इसमें जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, इसके लिए किसी न किसी आर्टिकल में उसका प्रावधान बनाया गया आगे के कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां से अब जाके वो इन्फोर्सेबल हो सकता है। जैसे यहाँ पे सेकुलर वर्ड दिया गया है, तो वो सेकुलर की पूरी मीनिंग डिटेल वे में फंडामेंटल राइट में दी गई है, तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। जस्टिसिएबल आपको, मतलब वो जस्टिसिएबल होगा, इन्फोर्सेबल भी होगा, लेकिन प्रियम्बल के थ्रू आप ये जस्टिसिएबल नहीं है, और नॉन इन्फोर्सेबल भी है, नॉन जस्टिसिएबल भी है। अभी तक हमने देखा कि प्रियम्बल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रियम्बल के बारे में आई थिंक हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। तो आगे खुद को एक टेस्ट करते हैं कि हाँ हमने उससे क्या क्या सीखा, और प्रियम्बल से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इन आवर प्रियम्बल। हमारे प्रियम्बल में इसमें से कौन सा वर्ड है जो नहीं है? सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, सॉवरेन, सेकुलर। तो हमने फर्स्टली बताया आपको, पहले की प्रीवियस स्लाइड में बताया कि कम्युनिस्ट वर्ड, यहाँ कम्युनलिज्म सोशलिज्म की बात की ही नहीं जाती है, तो इसलिए कम्युनिस्ट वर्ड तो नहीं होगा। तो हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट भी है, सॉवरेन भी है, सेकुलर भी है, कम्युनिस्ट वर्ड नहीं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड नॉट एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन प्रियम्बल। जैसा कि हमने देखा एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, वो भी उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, तो ऑब्वियस है कि 3 वर्ड्स तो उसमें होंगे, एक वर्ड नहीं होगा। तो सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी ऐड किया गया था, जो डिग्निटी वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू नहीं ऐड किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डिग्निटी। फिर क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, उसमें हाउ मेनी टाइम्स आवर प्रियम्बल वाज अमेंडेड। जैसे कि हमने अभी अभी आपको आंसर बता दिया कि हमारा प्रियम्बल तो एक ही बार अमेंड हुआ है, तो इसका आंसर होगा ए। फिर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच वर्ड इज अडॉप्टेड बाय रशियन रेवोल्यूशन। तो जैसा हमने देखा रशियन रेवोल्यूशन से 3 वर्ड्स लिए गए हैं, 3 टाइप की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो जो इकोनॉमिक वर्ड है वो रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। फिर हम देखते हैं विच वर्ड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से 3 वर्ड्स लिए गए हैं, एक नहीं लिया गया है। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। इंटीग्रिटी जो है हमारे प्रियम्बल में है, लेकिन वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्रियम्बल से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो और तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।